तो हेलो दोस्तों, चलिए मार्क्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम साम्यवाद को पढ़ेंगे। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। तो बेसिकली जो साम्यवाद है, साम्यवाद ये कार्ल मार्क्स के लिए इतिहास की उच्चतम अवस्था है। इतिहास की उच्चतम अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था है, हमने पढ़ा भी था कि क्रांति के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर राज्य एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब इसके बाद एक नई अवस्था आएगी जिसे साम्यवाद या कम्युनिज्म कहा जाएगा। तो ये इतिहास की उच्चतम अवस्था होगी। इस अवस्था में स्टेट गायब हो जाएगा। स्टेट विल विदर अवे। स्टेट नहीं होगा। दूसरी चीज, एक ही वर्ग बचेगा। और वो कौन सा वर्ग बचेगा? सर्वहारा वर्ग बचेगा। तो अगर एक ही वर्ग बचेगा तो अब वर्ग संघर्ष या वर्ग विभेद समाप्त हो जाएगा। और अब वर्ग शोषण भी, क्लास जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग बचा है, तो अब क्लास जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगा। फिर निजी पूंजी का अस्तित्व नहीं होगा। निजी संपत्ति और निजी पूंजी नहीं रह जाएगी। फिर ये एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर धर्म भी बैक बर्नर पर चला जाएगा। तो यह जो कार्ल मार्क्स है वो रिलीजन को ओपियम ऑफ मासेस कहता है, ओपियम ऑफ मासेस। तो इसलिए धर्म भी अब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। विचारधारा भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। विचारधारा भी खत्म हो जाएगी। तो यही है कि ये एक ऐसी अवस्था, उच्चतम अवस्था होगी। देखते हैं इसको। यह ऐतिहासिक विकास की अंतिम अवस्था है। इसमें न वर्ग होगा, न राज्य होगा। इसका आधार होगा क्षमता, योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण। तो आवश्यकता अनुसार वितरण होगा और योग्यता अनुसार कार्य दिया जाएगा। तो अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आपके पास नेट है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया जाएगा। लेकिन आवश्यकता अनुसार वितरण होगा। तो अगर आपकी आवश्यकता, आप सिंगल हैं और आपकी आवश्यकता 50,000 में पूरी हो जाती है, तो और एक व्यक्ति है जो कि क्लर्क है या कि जो चपरासी है डिपार्टमेंट में आपके, तो उसको 75,000 दिया जाएगा। क्योंकि उसके पास उसका पूरा परिवार है, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो उसको 75,000 दिया जाएगा। लेकिन आपको 50,000 ही दिया जाएगा। लेकिन पद आपका योग्यता अनुसार होगा। लेकिन आपका जो वितरण होगा कि वो आवश्यकता अनुसार होगा। तो यही बात है। चलिए इसको और देखते हैं। एंजल्स क्या कहता है कि राज्य खत्म नहीं किया जाएगा वरन विलुप्त हो जाएगा। तो राज्य अपने आप विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। स्टेट विल विदर अवे। क्यों? क्योंकि इसकी अब नीड ही नहीं बची है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्लास है, वर्ग संघर्ष बचा नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी है। तो अब राज्य का कोई औचित्य बचा नहीं है, तो राज्य अपने आप गायब हो जाएगा। एंजल्स, राज्य हंसिए हथौड़े की भांति अजायब घर में चला जाएगा। तो अब ये अजायब घर में चला जाएगा। तो अब ये राज्य हंसिए हथौड़े की भांति अजायब घर में चला जाएगा। वर्गहीन राज्यहीन अवस्था साम्यवाद है। तो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी क्या है? ये कम्युनिज्म। मार्क्स ने साम्यवादी समाज की परिभाषा आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियों में कुछ यूं दी है। कैसे? कि साम्यवाद में निजी संपत्ति वर्गों संविभाजन का उन्मूलन होगा। निजी संपत्ति का भी उन्मूलन होगा, वर्गों का भी, श्रम विभाजन का भी। आर्थिक दृष्टि से साम्यवादी समाज संयुक्त उत्पादों का समाज होगा। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक शासन का उपयोग दलीय हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों के लिए किया जाएगा। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों को समान इज्जत मिलेगी। तो एक मजदूर जो कि शारीरिक श्रम करता है और एक बुद्धिजीवी जो कि मेंटल वर्क करता है, दोनों की हैसियत बराबर होगी। तो एक वैज्ञानिक की और एक मजदूर की, दोनों की इज्जत बराबर की जाएगी। फिर क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना। तो पहले वर्ग बनते हैं, फिर उनमें वर्ग चेतना आती है, फिर वर्ग संघर्ष होता है। तो पहले वर्ग बनते हैं, पहले अमीर और गरीब, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग बनते हैं। फिर उनमें चेतना आती है कि मैं सर्वहारा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, मैं
मजदूर वर्ग से बिलोंग करता हूँ और मेरे हित कहाँ है, तो इससे चेतना आती है। चेतना आती है कि मेरा मेरा पूंजीपति शोषण कर रहे हैं। और फिर इससे क्या होता है, जब चेतना आ गई तो फिर वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था कि सामंती समाज में, और जो आदिम सामंती समाज था उसके पहले जो दास और मालिक वाली जो परंपरा थी, वहां पर वर्ग संघर्ष क्यों नहीं होता था? क्योंकि क्योंकि वर्ग चेतना डेवलप नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि शोषण इतना ज्यादा मुखर नहीं था। लेकिन पूंजीवाद में आते आते शोषण बहुत ज्यादा मुखर हो जाएगा। वर्ग उत्पत्ति के दो प्रकार हैं। वर्ग बनना यह अधूरा कार्य है। वर्ग के रूप में पहचानना, यानी अब वर्ग पूर्ण रूप से बन गया। वर्ग बनना ये अधूरा कार्य है। हैव्स और हैव नॉट्स दो वर्ग हैं। ये बनना ये अधूरा काम है। लेकिन मैं हैव नॉट से बिलोंग करता हूँ, मैं सर्वहारा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, ये चेतना आना, अब इससे वर्ग पूरी तरह से बन चुके हैं। वर्ग दो कारकों के आधार पर पहचाना जाता है। पहला, उत्पादन प्रणाली में स्थान और वर्गीय चेतना का अस्तित्व। तो उत्पादन प्रणाली में आपका स्थान क्या है? उत्पादन प्रणाली में आपका स्थान क्या है? आप हैव से बिलोंग करते हैं, हैव नॉट से बिलोंग करते हैं। तो वर्ग दो आधारों पर पहचाना जाएगा कि आप हैव नॉट से बिलोंग करते हैं या हैव से बिलोंग करते हैं। दूसरा, वर्गीय चेतना का अस्तित्व। तो आपकी, भले ही आप हैव नॉट से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है कि हम शोषित वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि जो सामंती समाज था, दास मालिक वाला समाज था, वहां पर तो वर्गीय चेतना थी नहीं। वर्ग की पहचान का आधार है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना किसी वर्ग क्लास के विश्वासों और भावनाओं का वह समूह है जिसके आधार पर एक व्यक्ति समाज में आर्थिक संरचना में अपनी स्थिति व हितों का निर्धारण करता है। एक मजदूर वर्ग यह जागरूकता आना कि पूंजीपति उसके शोषण व गरीबी का मूल कारण है। यह विरोधी वर्ग है जिसे समाप्त करना होगा ताकि जीवन में सुधार हो सके। इस प्रकार वर्ग की उत्पत्ति तो आर्थिक आधार पर होती है, पर पहचान तब बनती है जब वो वर्ग चेतना के द्वारा अपना राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। वर्ग संघर्ष में पूंजीपति राज्य का विनाश किया जाता है। वर्ग संघर्ष में पूंजीपति राज्य का विनाश, यानी कैपिटलिस्ट स्टेट का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। जबकि सर्वहारा के अधिनायकवाद में राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। सर्वहारा के अधिनायकवाद में, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। क्यों? जब राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमने देखा था कि पहले मानव के पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब पूंछ खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं बची है। पहले जब हम लोग आदिम समाज में जीते थे तो कहा जाता है कि मनुष्य के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरे शरीर में बाल हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ठंडी से बचना था। लेकिन अब हमने जो आधुनिक तरक्की की है, तो अब ठंडी का उतना महत्व रह नहीं गया है। ठंडी से हम बचने के लिए और हमारे पास साधन है, तो बाल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो यही बात है कि जब राज्य का जब उपयोग ही नहीं होगा तो धीरे धीरे राज्य समाप्त हो जाए। तो हम मार्क्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अधिशेष मूल्य, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये दास कैपिटल में दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू। तो इससे पहले हमने जब लॉक को पढ़ा था तो हमने प्राकृतिक संपत्ति का श्रम सिद्धांत देखा था। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देखा था। संपत्ति का श्रम सिद्धांत देखा था। तो इसमें जो लॉक है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक संसाधन में, कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उसमें अगर वो व्यक्ति अपना श्रम लगा देता है तो वो प्राकृतिक संसाधन उससे बिलोंग करने लगता है। बेसिकली ये लॉक है, योग्यता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक संसाधन में अपना श्रम लगा देता है तो वो वस्तु का मालिक वो बन जाता है। लेकिन जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स कहता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी चीजें हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड यानी भूमि के लिए एक पूंजीपति है, क्या देता है? पूंजीपति भूमि के लिए रेंट देता है, लेबर के लिए बेच देता है, और कैपिटल ये लोन में ब्याज में उठा लेता है। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये अगर पूंजीवादी समाज को देखा जाए
पूंजीवादी समाज, तो अगर उसकी मान्यता को देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि सारा रिस्क इसका होता है, सारा रिस्क इसका होता है। लेकिन जैसे ही हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स कहता है कि ये लेबर लेबर सबसे महत्वपूर्ण लेबर सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों लेबर महत्वपूर्ण है? क्यों? कि एक फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है तो लकड़ी का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है भी तो बहुत कम है। लेकिन जब लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है तब उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये मूल्य जो बढ़ा है लकड़ी का फर्नीचर के रूप में, फर्नीचर बनी है, ये मूल्य बढ़ा है। इसको मूल्य बढ़ाया किसने है? इसको मूल्य लेबर ने बढ़ाया है, यानी कि मजदूर ने बढ़ाया। इसका लाभ किसको मिलना चाहिए? लेबर को मिलना चाहिए। लेकिन मिलता किसको है? मिलता किसको है? मजदूर को मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कोई टेलर है, वो 40 रुपए प्राप्त करता है, 4 घंटे काम करता है और वो 4 शर्ट बनाता है। ठीक है, 40 रुपए पाता है, 4 घंटे काम करता है और 4 शर्ट ही वो बना देता है। तो ये है ऑर्डिनरी लाइफ। मिंटोस लाइफ देखते हैं कैसे आएगी। अब जो पूंजीपति है उसका केवल और केवल एक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो अब वो देगा तो 40 रुपए ही, काम आपसे 8 घंटे करवाएगा, और आपको मजबूर करेगा कि आप 8 शर्ट बनाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पास एक कारण है, क्या है? कि दूसरे मजदूर लाइन पे खड़े हैं, अगर आप छोड़ोगे तो हम उनको बुला लेंगे। तो यही है कि अब पहले आप 40 रुपए प्राप्त कर रहे थे, 4 घंटे काम कर रहे थे और 4 शर्ट बना रहे थे, लेकिन अब आप 40 रुपए ही रहे हैं, लेकिन आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और 8 शर्ट बना रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 शर्ट की कीमत 40 थी तो 8 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? 80। तो ये जो 40 रुपए का गैप है, आपको तो 40 ही मिल रहा है, तो ये 40 रुपए किसके खाते में जाएगा? ये जाएगा पूंजीपति के खाते में। तो अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य क्या है? ये उत्पादन मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का अंतर है। विनिमय मूल्य के बीच का अंतर है। तो उत्पादन मूल्य कितना है? उत्पादन मूल्य आपका 40 ही है। क्यों? क्योंकि आपने 40 रुपए आपको लेबर को देना पड़ रहा है। लेकिन आप अब वैल्यू कितनी हो गई 40 रुपए की, या 40 जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है, जो उसकी कीमत आपको 40 रुपए इसमें खर्चा करना पड़ा है, 40 रुपए आपने मजदूरी दी है, बनाया कितने का है वो? 80 रुपए का। यही है जो अंतर है, उत्पादन मूल्य और आप बेचेंगे इसको कितने का? 80 का। तो यही जो अंतर है उत्पादन मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का, उसे ही अतिरिक्त या सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। और मार्क्स कहता है कि जो क्रांति का कारण है वो सरप्लस वैल्यू ही होगा। क्रांति का कारण सरप्लस वैल्यू ही होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मजदूर का शोषण होना स्टार्ट हो गया। अब वो 8 घंटे ही नहीं सीमित रखेगा। हमने देखा था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो एक मजदूर को 15-15, 16-16 घंटे काम करने पड़ते थे। तो पा तो वो 40 ही रहा है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कितनी है? उस वैल्यू कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है? वैल्यू वो 150 तक ले जा रहा है। तो इससे क्या होगा? लोगों के अंदर रोष आएगा। वो देखेंगे कि पूंजीपति तो दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति और गड़बड़ होती जा रही है। तो ये समस्या आएगी और क्रांति होगी। तो अच्छा, जो व्यक्ति हैं ये सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में आने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि पूंजीपति की एक आइडियोलॉजी विचारधारा है। क्या? कि पहले एक जो कृषक होता था, उसे अगर एक या कि जो दास होता था, अगर उसे एक मालिक के अधीन कर दिया गया तो हमेशा जीवन पर्यंत उसके बच्चे सब कुछ, उसकी जनरेशन टू जनरेशन सामंत या मालिक के अधीन रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो पूंजीपति है वो क्या कहता है कि आपको ये सुविधा है कि आप अपना जो मालिक है उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास आप फ्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री है और आप कॉन्ट्रैक्ट करके किसी और के साथ जा सकते हैं।
लेकिन जो मार्क्स है वो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो शोषक है ये अपने जो ये शोषित है यानी जो मजदूर है ये अपने शोषक को बदल सकता है। जो फ्री कॉन्ट्रैक्ट की जो बात पूंजीपति लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है कि शोषक अपने शोषितों को बदल सकता है। जो शोषित है, जो एक्सप्लॉइटेड है, वो अपना एक्सप्लॉइटेशन किससे करवाना है वो ये बदल सकता है। बाकी उसके पास क्या, पूंजीपति भी, हर पूंजीपति चाहता है कि मैं कम से कम दूं मजदूर को, तो भले हो यहाँ एक पूंजीपति से दूसरे पूंजीपति के पास जाएगा, लेकिन फिर भी ओवर पीरियड टाइम वो देखेगा कि उसके जो वेजेज हैं वो कम होते ही रहेंगे। इसमें जो शोषित है वो अपने शोषक चेंज कर सकता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलिए इसको पढ़ते हैं। पेपर क्या कहता है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत की ही व्यापक रूप है। तो एक बात और बताने को भूल गया था कि ये डेविड रिकार्डो के जो सिद्धांत है उससे प्रेरित है। उसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है, बशर्ते यह श्रम उत्पादन की क्षमता के वर्तमान स्तर के तुल्य हो। इस सिद्धांत के तीन नियम है। पहला, पूंजी संचय का सिद्धांत। पूंजीपति सदैव यह प्रयत्न करता है कि मशीनों के आधिकारिक प्रयोग द्वारा श्रम की बचत और उत्पादन की वृद्धि हो। तो पूंजीपति क्या चाहेगा? जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो अच्छा, मजदूरों को रखने में भी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि मजदूर अगर हड़ताल कर दिए तो पूंजीपति का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मशीन हड़ताल नहीं करती। तो एक पूंजीपति, आप देखते हैं कि मैकेनाइजेशन का जमाना आ गया, मशीनीकरण का जमाना आ गया। मैकेनाइजेशन क्यों इतना हो रहा है? मैकेनाइजेशन क्यों? क्योंकि अगर लेबर रहेगा, ह्यूमन इंटरफियर रहेगा, एक तो वो प्रिसाइजनेस नहीं आएगी, वो गुणवत्ता नहीं आएगी। दूसरी, मजदूर हैं ये हड़ताल भी कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अब हर व्यक्ति चाह रहा है, हर पूंजीपति चाह रहा है कि मैकेनाइजेशन हो। तो यही है पूंजी का संचय सिद्धांत, यानी पूंजीपति सदैव यह प्रयत्न करता है कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग हो, जिससे कि श्रम बच सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। फिर पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रतियोगिता द्वारा पूंजीपतियों की संख्या में कमी होगी। तो हमने देखा है कि पहले जब हमारी मोबाइल कंपनियां बहुत सारी थी, आइडिया था, डोकोमो था, वीडियोकॉन था, पता नहीं कितनी कितनी, लेकिन अब कितना बच गया है। अब वही आइडिया बेचारा और मतलब संकीर्ण हो गया है ना, आइडिया वीडियोकॉन से वो हो गया। तो यही है कि अब 3-4 ही कंपनियां बची हैं। जब से जियो आया है तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक जो पूंजीपति है, फॉर एग्जाम्पल अगर अंबानी को ले लिया जाए, तो वो कंपटीशन कम करना चाहेगा और वो ये चाहेगा ना फ्री में। जैसे हमने देखा था कि शुरू में जियो फ्री में आया था। अब देखिए मनमाना चार्ज कर रहे हैं, धीरे धीरे अब रेट भी बढ़ रहे हैं। पहले जो रेट थे, टैरिफ थी, वो कम थी, लेकिन अब बढ़ रही हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे पूंजीपति कम होते जाएंगे तो वो अपने अपने अनुसार चीजों को ढाल सकते हैं। तो यही है कि पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रतियोगिता द्वारा पूंजीपतियों की संख्या में कमी होगी, पूंजी का केंद्रीकरण होगा, जिससे केवल कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाएगा। यही है कि अब टेलीकॉम सेक्टर में किसका एकाधिकार हो गया? जियो का। और इस तरह से पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा। लेकिन जो मार्क्स है ये आशावादी है कि अगर ऐसा होगा तो इससे एक समय ऐसा आएगा कि पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा। कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण बढ़ता चला जाएगा, जिससे वो अपनी सुरक्षा हेतु संगठित होकर क्रांति द्वारा पूंजीपति व्यवस्था का अंत करेंगे। तो कष्टों की वृद्धि होगी। पूंजीपति जो व्यवस्था है उसमें श्रमिकों का शोषण बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमने देखा था कि पहले वो 40 रुपए में 4 घंटे काम करके 4 शर्ट बनाता था। अब वो 8 घंटे काम कर रहा है 40 रुपए में और 8 शर्ट बना रहा है। धीरे धीरे वो और काम उससे काम लिया जाएगा, 12 घंटे काम, 16 घंटे। तो इससे जो श्रमिक है उनका शोषण बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मजदूरों को संगठित होना पड़ेगा और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करना पड़ेगा। मूल्य और कीमत में अंतर होती है। तो कैसे? मूल्य और वैल्यू और प्राइस में अंतर होता है। तो एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, तो पानी के रेगिस्तान में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो सोना उसकी वैल्यू चाहे आप रेगिस्तान में ले जाएं या आप सामान्य मार्केट में बेचें, जो उसकी वैल्यू है वो वही रहेगी। तो यही है कि मूल्य और कीमत में अंतर होता है। मूल्य का श्रम सिद्धांत, अर्थात वस्तु उत्पादन को मूल्यवान बनाया जाता है श्रम द्वारा, ना कि कच्चे माल, पूंजी व साहस से।
हमने देखा था कि जो उत्पाद है उसको लेबर के माध्यम से उसको मूल्यवान बनाया जाता है। श्रमिक कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलकर मूल्य उत्पन्न करते हैं, लेकिन इस मूल्य का केवल एक छोटा-सा अंश उन्हें मजदूरी के रूप में मिलता है। शेष जो बचता है वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति लाभ के रूप में हड़प लेता है, क्योंकि उसके उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। पूंजीपति स्वयं मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ नहीं जोड़ता, अतः वह केवल परजीवी है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स हमने देखा कि पूंजीपति कुछ नहीं जोड़ रहा। हमने एक रेंट सीकिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, दिल्ली में आप चले जाइए, कितनी महंगी आप आपको अगर आप तो नॉर्मल पीजी में रह भी नहीं सकते हैं। तो यही है कि जो एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है, वो कितना रेंट चार्ज कर रहा है। कर क्या रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा है। 2-4 लाइब्रेरी खोल दिया, बहुत सारी बिल्डिंग बनवा दी और रेंट के माध्यम से वो अपना जीवन काट रहा है। यही बात है। वो तो ये वर्ग क्या है? ये पैरासिटिक है, ये परजीवी है। दूसरों के श्रम से ये अपना अपना लाभ उठा रहा है। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरों का खून चूसते हैं। इस मूल्य को बाजार में ले जाकर मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वह कीमत है, प्राइस एक्सचेंज वैल्यू उसको कहते हैं। अब इस मूल्य को आप बाजार में ले जाकर, यानी जो आपने 80 रुपए का काम करवाया था, तो इसको आप अगर बाजार में ले जाकर मुद्रा के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये कीमत हो जाएगी, प्राइस एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगी। एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का मूल्य ज्यादा है, जबकि सोने की कीमत ज्यादा है। तो एक प्यासे व्यक्ति के लिए, यानी कि रेगिस्तान में पानी का मूल्य ज्यादा है, लेकिन सोने की कीमत ज्यादा है। तो सोने की प्राइस भले ज्यादा है, लेकिन अगर मूल्य देखा जाए तो रेगिस्तान में पानी का मूल्य बहुत ज्यादा होगा। तो अतिरिक्त मूल्य श्रमिक जो पैदा करता है अथवा श्रमिक जो पैदा करता था वास्तव में जो प्राप्त करता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। तो वही जो जो अंतर है, उत्पादन मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य जो अंतर होता है, तो उत्पादन मूल्य मतलब जब मजदूर उत्पादन करता है और जब उसको बेचा जाता है, उसके मध्य जो अंतर होता है, वही अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य ही शोषण का आधार है। श्रमिक को सिर्फ जीवन निर्वाह की मजदूरी दी जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, वो मजदूर को केवल जीवन निर्वाह के लिए बेच देते हैं या मजदूरी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको ज्यादा मिल गया तो हो सकता है कल वो काम ही पे ना आए। मजदूर पूंजीपति का तो सारा धंधा खत्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो इसीलिए उसको इतना पैसा दो कि वो जीवित रहे और कल काम करने के लिए आ सके। क्यों? क्योंकि अगर कल काम करने के लिए नहीं आएगा, उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अतिरिक्त मूल्य तो उपयोग मूल्य यानी यूटिलिटी व विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू के मध्य का ये अंतर है। तो अतिरिक्त मूल्य क्या है? ये उपयोग मूल्य, वही उत्पादन मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान पैदा होता है, ना कि विनिमय की प्रक्रिया के दौरान। तो ये अतिरिक्त मूल्य कब पैदा हुआ? हमने देखा था कि जब मजदूर उत्पादन कर रहा था, जब उसके 4 से 8 घंटे बढ़ाए गए, तो यहीं पर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त मूल्य पैदा हुआ था। विनिमय में तो आप बेचने में तो केवल आप उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड करते हैं ना। तो यही बात है। मार्क्स का अधिशेष या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत डेविड रिकार्डो व अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। हमने देखा था मूल्य का श्रम सिद्धांत लॉक का था। फिर मार्क्स की दास कैपिटल के अनुसार वस्तु की कीमत उसके उत्पादन में लगने वाली पूंजी पर निर्भर करती है। पूंजी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो स्थिर पूंजी यानी कांस्टेंट पूंजी, जिसमें कच्चा माल, मशीनें, तो ये कच्चा माल, मशीनें, उपकरण ये कांस्टेंट पूंजी है, स्थिर पूंजी। अस्थिर पूंजी या परिवर्तित पूंजी वेरिएबल, तो ये मजदूरी है। मजदूरी को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कच्चा माल है, जो उसकी कीमत है, उस पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन मजदूरी को आप 40 के 40 से रख सकते हैं, 40 से 20 कर सकते हैं, एज पर योर डिमांड। पूंजीपति श्रमिक की श्रम शक्ति यानी लेबर पावर खरीद लेता है तथा इस श्रम शक्ति को कच्चे माल में लगाकर वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन वस्तुओं का विनिमय एक्सचेंज वैल्यू होता है। वस्तु के विनिमय मूल्य व पूंजीपति द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी के बीच के अंतर को अधिशेष मूल्य कहते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का इतिहास पूंजीपतियों द्वारा अधिशेष मूल्य को बढ़ाने के संघर्ष तथा श्रमिक वर्ग द्वारा इस वृद्धि के विरुद्ध प्रतिरोध का इतिहास रहा। दास समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज में अधिशेष मूल्य सृजित करने के तरीके में अंतर होता है। दास समाज व सामंती समाज में दास व किसान अपने मालिक अथवा सामंत से जुड़े होते हैं, वही हमने देखा, वो उसे छोड़ नहीं सकते। जबकि पूंजीवादी समाज में श्रमिक स्वेच्छा से पूंजीपति के साथ करार फ्री कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता केवल मिथक है, हमने देखा, क्योंकि श्रमिक के पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं।
आप केवल अपना श्रम ही ना बेच पाओगे, श्रम कोई खरीदेगा तो पूंजीपति तो यही चाहेगा ना कि आपका चाहे चाहे पूंजीपति ए हो चाहे बी हो, हर व्यक्ति न्यूनतम मूल्य पर ही इसको खरीदना चाहेगा। इस प्रकार यह स्वतंत्रता केवल अपने शोषक को चुनने की स्वतंत्रता है, अपने शोषक को चुनने की स्वतंत्रता है, जबकि दास और संबंधी समाज में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। दास और संबंधी समाज में तो ये स्वतंत्रता भी नहीं होती, लेकिन कैपिटलिस्ट समाज में कम से कम शोषक को चुनने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये फाल्स स्वतंत्रता। तो अब मजदूरी का लॉ नियम देखते हैं। तो मजदूरी का लॉ नियम मैंने बता ही दिया है कि जो एक पूंजीपति होता है वो मजदूर को केवल जीवन निर्वाह के लिए अपनी संपत्ति या जीवन निर्वाह के लिए ही बेच देता है। क्यों? अच्छा, वो क्यों करता है? क्योंकि अगर उसको ज़्यादा दे दिया गया, सरप्लस दे दिया गया, तो हो सकता है दूसरे दिन काम पे ना आए, इससे पूंजीपति का नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको इतना ही दो कि वो जीवित रहे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दूसरे दिन वो काम पर आ सके सुबह सुबह फ्रेश होकर, यही बात है। इस सिद्धांत को मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहा जाता है। मजदूरी का लौह नियम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से ही संबंधित है। इस लौह नियम का तात्पर्य है कि पूंजीपति मजदूर को उतनी ही मजदूरी देता है जिससे उसके प्राण बचे रहें, वह अगले दिन काम पर आ जाए। मजदूर को पूंजीपति कभी भी जीवन निर्वाह से अतिरिक्त मजदूरी नहीं देता है। यही लौह का नियम है, यही लौह का नियम। तो चलिए दोस्तों, अब अगले लेक्चर में हम लोग राज्य, धर्म व अन्य विषयों पर मार्क्स के विचार देखेंगे। तो थोड़ा सा रह गया है, 1-2 लेक्चर और आएंगे और समाप्त हो जाएगा ये। हालांकि आप लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं इस सीरीज के प्रति, जो कि एक चिंताजनक विषय है, लेकिन ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।